नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट पेश कर दिया है और कुछ लोगों को खुश किया है तो कुछ को निराश। लेकिन अगर बात की जाए टैक्स पेयर्स की तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। सिर्फ 2 लाख से 5 लाख के बीच कमाने वालों को 2,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट देकर उन्होंने बाकी टैक्स पेयर्स के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में बजट के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं, यही आज हम जानेंगे योर मनी के बजट स्पेशल एडिशन में। इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए साथ में हमारे स्टूडियो में रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा और लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। आप दोनों का ही स्वागत है योर मनी में। राघवेंद्र, हमने बजट के पहले बात की थी कि एक इवेंट होता है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन आपकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है बजट के बाद। लेकिन जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ 2,000 रुपए की बात की टैक्स क्रेडिट करने की। कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं इन्वेस्टमेंट के का जो नया ऑप्शन है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, वहां पर थोड़ा दायरा बढ़ाया गया है उसका। इन सब को देखते हुए आपको लगता है किसी भी एक निवेशक को या टैक्स पेयर को अपनी पूरी प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ मेजर बदलाव करने चाहिए? जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक लॉन्ग टर्म जरिया है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो बजट के आने या जाने से या उसमें जब तक कि कोई टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव ना आए, उससे फाइनेंशियल प्लानिंग में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक इस बार के बजट का सवाल है, एक चीज़ जो वित्त मंत्री ने इस बजट में किया है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ा दिया है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड्स में, तो उसकी वजह से उनका जो शॉर्ट टर्म फंड्स में जो पैसा डाल देते थे और जिसमें उनको टैक्स की थोड़ी बचत हो जाती थी, वो एक जो एक एवेन्यू था वो ख़त्म हो गया है। तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो इसलिए जो फिक्स डिपॉजिट्स की जो एक ऑल्टरनेट था, उसमें अभी लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है। तो अगर इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाता है या शॉर्ट टर्म फंड्स में जाता है या लिक्विड फंड्स में जाता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा उसे। उसके अलावा कोई फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसी चीज़ बजट में नहीं देखने को मिली कि जिससे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में बदलाव किया जा सके। हर्ष, आप भी यही मानते हैं? जी हाँ, अगर हम देखें तो अगर छोटे जो चेंजेस बजट में आ रहे हैं, अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 2,000 रुपया फर्क पड़ा है। थैंकफुली सर्विस टैक्स और ये सब की अमाउंट बढ़ाया नहीं गया है परसेंटेज। अगर वो होता तो आपके इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, आपके टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, सब पे आपके कॉस्ट बढ़ जाते हैं जी। और जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, आई मीन ऑब्वियसली इस पे कोई ज़्यादा असर है नहीं। आपके जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है आपको फिर भी करनी है। शायद इंस्ट्रूमेंट आपका जो व्हीकल आप चूज कर रहे थे, डेट कर रहे थे, तो डेट में शायद थोड़ा बदलाव करने पड़े आपको। किस तरह के बदलाव? हम अगर एग्जाम्पल लें कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो अगर एक इनकम फंड में पहले इन्वेस्टर कर रहा था तो उन्हें लग रहा था 13.51% के आसपास, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। आज वो चीज बढ़ के सरचार्ज भी बढ़ गया है, 5% 10% हो गया है, तो वो बढ़ के हो गया है 28.325%। ओके। सो जो इनकम टैक्स का पर्पस है, जो टैक्सेशन और जो डिफरेंस था जो रिटर्न्स का, फिक्स डिपॉजिट में आपके इनकम में जुड़ता है और जो आपके इनकम टैक्स लगता है वही लगेगा। ओके। सो वो डिफरेंशिएशन निकल चुका है। तो शायद आप जो इनकम फंड्स में अपना डेट एलोकेशन कर रहे थे, वो यू मे प्रोबेबली गो बैक टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वो डिपेंड करेगा आप कौन से टैक्स स्लैब में हैं। ओके। सो अगर इसे हम ये चीज को साइड में रखें, इसके अलावा आपके पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो जो लोग ऑलरेडी राघवेंद्र अभी निवेश करके बैठे किसी डेट फंड में, मान लीजिए 6 महीने के लिए, क्या आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो बने रहें या फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी उन्हें? देखिए, अगर डेट फंड्स का जहाँ तक सवाल है, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, तो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जो भी निवेशक पिछले 6-8 महीने में घुसे हैं, वो
उनके घुसने का जो वो उसमें इन्वेस्ट करने का जो उनका पर्पस था वो यील्ड की सॉफ्टनिंग से बेनिफिट लेना था जी। कि अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो डेट फंड्स में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि मिले भी हैं। पिछले एक साल में डेट फंड्स ने करीब 11 से 12% का रिटर्न दिया है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते रहे, जो कि एक उम्मीद है जीडीपी के स्लो डाउन के होने की वजह से, इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से, तो वो डेट फंड्स 11-12% का रिटर्न आने वाले समय में भी दे सकते हैं अगले एक साल में। तो वहां पर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर जहां पर लिक्विड फंड्स में डाल रहे थे, जो इन्वेस्टर पैसा अपना शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ था 30 दिन 40 दिन के लिए, और अगर लिक्विड फंड में 7% का रिटर्न मिल रहा था, जो कि अभी आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 5-5.5% का हो जाता है जी। तो उसके अगेंस्ट अगर उनको फिक्स डिपॉजिट में भी रखना है तो एक उनके लिए एक एवेन्यू खुल गया है, जिसमें कि वो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स को लिक्विड फंड के रेट्स के साथ कंपेयर करके जो चीज़ अच्छी है उसमें निवेश कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक SBI ने FD पर अपने रेट्स बढ़ाए भी है डिपॉजिट्स पे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग एवेन्यू वो दिख रहा है। एक दूसरी चीज़ जो ये टैक्स क्रेडिट करने की बात की गई है हर्ष, 2000 रुपये, वो भी 2 से 5 लाख वाले जो आमदनी वाले हैं उनके लिए, ये कैसे काम करेगा? आप अपनी इनकम, अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो आप अपनी इनकम जो ओरिजिनल टैक्स स्लैब था उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अप टू 2 लाख आपका नील टैक्स है। आप 2 लाख से 4 लाख के बीच में जो 10% है वो हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो है 20,000 रुपीज। ओके। ये करने के बाद आप उसमें से एंड में आप 2,000 रुपया माइनस कर लीजिए। सो 18,000 आपको टैक्स भरना है। सो ये जो है वो फ्लैट 2,000 रुपीज है, जो एक पूरे स्लैब में दिया गया है 2 लाख टू 5 लाख के स्लैब में। तो आपकी आमदनी अगर 3 लाख रुपया है तो भी आपको 2,000 का बेनिफिट मिलेगा, और आपकी 5 लाख है एग्जैक्टली एट द बॉर्डर तो भी आपको 2,000 का क्रेडिट मिलेगा। ओके। सो इसमें पॉइंट सिंपल है, इन्होंने बेसिकली इनकम को 20,000 रुपीज से बढ़ा दिया। जो स्लैब 2 लाख का था उसे 2,20,000 कर दिया। तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं किया गया? इससे क्या होता है, जिस दिन आप जैसे कह देंगे 2,20,000 तक कोई इनकम टैक्स भरना नहीं है, सो जो अप टू 2,20,000 की इनकम के जितने भी वो आउट ऑफ टैक्स नेट हो जाते हैं कंप्लीटली। सो इस प्रकार से कम कंप्लायंस होगा कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं पूरा टैक्स। आपका अगर 2,20,000 इनकम है आपकी, तो आप कैलकुलेट करेंगे 2,000 रुपीज आपका टैक्स भरने आएगा, फिर आप उसे नेल कर दीजिए। ओके। सो एटलीस्ट कंप्लायंस लेवल पे आप ना पूरा IT रिटर्न तक फाइल करने तक आपका कंप्लायंस हो रहा है। ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे, जानेंगे कि वित्त मंत्री ने जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात की है वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है बजट के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बदलावों पर। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा और राघवेंद्र नाथ। हर्ष, एक बात जो वित्त मंत्री ने कही है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में। बहुत सारे दर्शक कंफ्यूज है कैसे काम करेगा और इसका फायदा कैसे उठाया जाए। हालांकि उसके फाइनल पॉइंट्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब पहले लॉन्च हुए इस तरह के बॉन्ड तो किस तरह काम करते थे? पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते क्या है। आपने एक एग्जांपल लीजिए कि आपने 100 रुपीज एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, उसका कूपन रेट आपको पता होगा। हम उदाहरण लेते हैं 6%। ओके। एक साल बाद जब ब्याज देने का वक्त आता है, इन्फ्लेशन इन द लास्ट ईयर हैज बीन 7%। ओके। तो आपको जहां नॉर्मली 100 रुपीज पे 6% के हिसाब से ब्याज मिलता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में ये वैल्यू ली जाएगी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 नहीं होके 107 गिना जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका इन्फ्लेशन आपका 7% हो गया। तो 107% पे आपको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। 107 रुपीज पे आपको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया जब आपका प्रिंसिपल इंडेक्स होता है। एक दूसरा, ये ऐसी स्कीम एक 1997 में आई थी जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल इंडेक्स हुआ करता था। अच्छा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे उसको इंटरेस्ट को बेंचमार्क किया गया था। ओके। 2004 में एक और स्कीम इंडिया में आई थी, RBI ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें प्रिंसिपल भी इंडेक्स होता था
और इंटरेस्ट भी इंडेक्स होता है। सो अगर यही एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्लेशन अगर 7% है, सो 107 रुपीज पे आपको 7% इंटरेस्ट दिया जा रहा था। अच्छा। और जो बेंचमार्क बनाया था वो था WPI, द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो ये है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। जो इसके इंटरेस्ट जो कूपन रेट है वो क्या इन्फ्लेशन से हमेशा मैचिंग होता है या फिर वो अपने आप ही तय किए जाते हैं कुछ फिक्स? नहीं, ये हमेशा एक बेंचमार्क लिया जाता है, ऐसे कोई रैंडमली फिक्स नहीं होता। अभी अगर लॉन्च होंगे, अभी मान के चलिए कि अगर 8% ही महंगाई दर है, तो अभी कूपन रेट क्या ऑफर किए जाएंगे इसके ऊपर? आज की तारीख में अगर हम जनवरी का WPI लें तो वो था अराउंड 6.5%। ओके। सो अगर 6.5% कूपन रेट WPI से मैच करते हैं और एक साल बाद जब ब्याज देने का वक्त आता है तब WPI अगर 5% है, तो आपको अगर हमने प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को इंडेक्स किया है, अगर वो वाला ऑप्शन आता है, हालांकि फाइनल पॉइंट्स एग्जैक्ट स्कीम के जो डिटेल्स हैं वो आपको बाद में मिलने वाली हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीज इंडेक्स होती हैं तो 105 रुपीज पे आपको 5 रुपीज के हिसाब से 5% के हिसाब से तो अगर मिलेगा। महंगाई दर कम हो जाएगी तो आपका जो इंटरेस्ट है, अगर दोनों ही को इंडेक्स मान के चल रहे हैं, तो फिर आपको कम इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पे। कम नहीं, आपको 100 रुपीज की जगह 105 पे मिल रहा है, लेकिन जो 6% था वो शायद 5% हो जाए। Absolutely. ये हो सकता है बिकॉज ये आप इंडेक्स के साथ इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल लीजिए, अगर डिफ्लेशन हो जाता है जिसमें एक्चुअली नेगेटिव इन्फ्लेशन है, सो अगर 7% नेगेटिव है तो आपको 93 रुपीज पे ब्याज मिलेगा, हालांकि जिसमें आपने दिया है 100 रुपीज। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, बट हाउएवर दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन। दूसरी बात एक बहुत जरूरी है कि मेच्योरिटी पे आपको फिर भी 100 रुपीज ही वापस दिया जाएगा जो आपने दिया। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको 107 या उसके हिसाब से नहीं मिलता। सिर्फ ब्याज दर आपको कैलकुलेट किया जाएगा बढ़े हुए रकम पे, आपको मिलेगा आपका जो प्रिंसिपल रकम है वही आपको मिलेगा। तभी ये इन्फ्लेशन को मैच करेगा। ओके। नहीं तो आपकी 100 रुपीज की वैल्यू डी वैल्यू होती जा रही है एवरी ईयर, और ब्याज आपको अगर इंटरेस्ट को आप इंडेक्स करते हैं तो 100 रुपीज पे आप 7 रुपीज लेके आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी। सो दिस इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। ओके राघवेंद्र, जब इस तरह के बॉन्ड्स आते हैं बाजार में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, और जब जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, भले ही ये बात की जा रही कम की जाए, लेकिन अगर बढ़ती महंगाई दर में देखिए, क्या इन बॉन्ड्स को आपके किसी के भी पोर्टफोलियो में, किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग में जगह देनी चाहिए? देखिए, सबसे जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है वो है एक रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना। एब्सोल्युटली। इन्फ्लेशन सो एनी रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन एंड माइनस टैक्सेस। तो अगर कोई 10% का अगर रिटर्न ग्रॉस कमा रहा है और 7% का इन्फ्लेशन है तो 3% कमा रहा है जी। तो और फिक्स्ड इनकम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में रेट ऑफ रिटर्न तो लेस रहता है और टैक्स कटने के बाद आप नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न में पहुंच जाते हैं। तो अगर 10% का अगर आप रिटर्न कमा रहे हैं, 20-30% मान लीजिए टैक्स दे दिया तो 7% हो गया, और 7% का इन्फ्लेशन था तो योर मनी ग्रू बाय ओनली 0%। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि आपको हमेशा एक पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। जी जी। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो किस ढंग से लॉन्च होती है और उसमें क्या कुछ टैक्स बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले जब लॉन्च हुई तो क्या टैक्स बेनिफिट का भी ऑफर किया गया था इसमें? नो, आई डोंट थिंक सो। उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं था कि आप उसे टैक्स फ्री इनकम है, नो दैट डज नॉट हैपन। लेकिन एक चीज आप अगर एक पेंशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, उन्हें प्रिंसिपल फिक्स्ड हो जाता है जी। अगर उन्हें वही प्रिंसिपल पे आपको ब्याज मिलता रहे तो उन्हें सस्टेन करना ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी, जी। सो ये एक प्रोडक्ट एक पेंशनर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरा, गोल्ड अगर एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, सो ये एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड शायद वो गवर्नमेंट के लिए काम करे कि गोल्ड से रुझाव लोगों का कम हो, थोड़ा कम हो। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है बजट के बाद आपकी प्लानिंग में बदलावों के पर, और हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा और राघवेंद्र नाथ। राघवेंद्र, एक टैक्स पेयर के लिहाज से क्या ऐसे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं जिन पर एक टैक्स पेयर को ध्यान देना चाहिए, इसका फायदा वो उठा सकता है, फिर नुकसान इसका? एक जो बड़ा एक अनाउंसमेंट है वो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और हाउसिंग सेक्टर वैसे भी थोड़ा परेशानी में है पिछले कुछ सालों से। तो उसमें जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन और अलाउ किया है 1.5 लाख के ऊपर। तो अभी 2.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं
जी। और टोटल जो घर की जो वैल्यू है वो 40 लाख से कम है। तो ये एक बड़ा फायदा है रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से, जो कि एक फर्स्ट टाइम होम बायर है। तो ये एक बढ़िया फैसला है, इनफैक्ट सॉरी अनाउंसमेंट है। हर्ष, आप कोई एक ऐसा अनाउंसमेंट जो टैक्स पेयर को ध्यान में रखना चाहिए? पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव की बात करता हूँ। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, आपको जब पेमेंट देना है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको सेलर को पेमेंट करना है, अगर 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो आपको 1% TDS काट के देना है जी अमाउंट। और जो 1% इज नॉट दी पॉइंट इन क्वेश्चन। पॉइंट ये कि अगर आपको TDS काटना है तो आपको पहले एक टैन नंबर लेना होता है। ओके आप TDS काटेंगे और फिर बाद में आपको TDS रिटर्न फाइल करना है जी। सो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, उनके पास जरूरी नहीं है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें वो ये सब कर सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन है कि आपने अगर एक टोकन मनी दिया है ट्रांजैक्शन करते वक्त, तो क्या पैसा उस समय ही काटेंगे, 1% उसका भी काटेंगे या पूरी डील होने के बाद काटेंगे? ओके आप रेगुलरली पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट कैसे, ये जो निटिग्रिटीज हैं, इसीलिए सरकार ने पहले भी ये प्रपोजल लाया था और ये उन्हें ये हटाना पड़ा था। अब देखते हैं आगे जाते वक्त ये कैसे अभी देखा जाएगा और ये एक्चुअली बनता है कि ये वापस प्रोटेस्ट होकर ये हटाया जाता है। तो ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी, बहुत ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट होगा अगर ये चीज हो। तो हमारी दरख्वास्त रहेगी वित्त मंत्री से कि अगर ये प्रपोजल का कोई ऑल्टरनेटिव देखें जिनमें आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो रिपोर्टिंग के कंप्लायंसेस हो जाए, क्योंकि आपका एक लेवल ऑफ रिपोर्टिंग ऑलरेडी, अगर 30 लाख के ऊपर आपका एग्रीमेंट वैल्यू है तो वो AIR में ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा रहा है। उसके एडिशनली आप अगर TDS भी करते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास वो वेयर विथऑल नहीं होता है कि जिसमें वो TDS काटे, टैन नंबर लें और रिटर्न्स फाइल करें। बाकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये चीज शायद ध्यान रखनी होगा। अगर EMI पे अगर आपने फ्लैट लिया है जी, तो बैंक कैसे डिडक्ट करके भेजने वाला है, आई रियली डोंट नो। दो चीज़ और जो अनाउंसमेंट मुझे काम की लगी, एक तो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम जहां पर दायरा बढ़ाया गया 1 साल से बढ़ाकर 3 साल, साथ ही 10 लाख अब मिनिमम नहीं है 12 लाख कर दिया गया है। एक वो, और एक 50,000 टैक्स फ्री बॉन्ड की बात की गई है, आएगा फिर से बाजार में इस अगले वित्तीय वर्ष में। इन दोनों को किसी की पोर्टफोलियो में अगर जगह देनी है तो क्या ये सही चीज़ है? वेल, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में अगर आपने 10 लाख से बढ़ा के 12 लाख की लिमिट की है, कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं वो है। फर्स्ट टाइम निवेशक के लिए तो ऐसे भी वो जो दायरा है अपने आप बढ़ाया भी है, लेकिन वो अपने आप में ही कम है एक दायरा। आई थिंक उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि 30% टैक्स बेनिफिट किसी को नहीं मिले, तो तभी उन्होंने 10 लाख की लिमिट रखी थी, क्योंकि 20% टैक्स स्लैब वाले आते हैं अप टू 10 लाख, और अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो 30% टैक्स बेनिफिट मिलता है। शायद इतना बेनिफिट वित्त मंत्री को किसी निवेशक को देना नहीं था, तो अगर बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुए होंगे तब उसे मिला के 2 लाख और बढ़ा दिया। बट आई थिंक इसे तो आप ओपन कर दें, कितने सभी कर लें तो कौन सा आपके कोई भी नुकसान होना है। तो मोटा मोटी इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, उस पर नजर रखनी होगी सभी को। एब्सोल्युटली, और वो काम की चीजें हो सकती है। एब्सोल्युटली, एंड इट इज वन ऑफ द गेम चेंजर्स। आप देखेंगे मैच्योर्ड मार्केट्स में तो ऑलरेडी है, अभी इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रेंड बनते जा रहा है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो बजट एक बहुत दिनों से इंतजार था हमें, हम उम्मीद कर रहे थे कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, कुछ बड़े अनाउंसमेंट तो नहीं हुए, लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड उस पर आपको नज़र रखनी होगी जब वो बाजार में आएंगे। उसके फाइनल पॉइंट्स हमें चेक करने होंगे, वो आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है। बाकी चीज़ों को अभी अपनी प्लानिंग को जैसी है कंटिन्यू करें। टर्म प्लान, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, उन दोनों को अलग रखें और गोल के हिसाब से निवेश करते रहें। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। बने रहिए आप सभी CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।